राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे धान की तीसरी डोज के बारे में, क्योंकि धान की अवस्था लगभग 30 दिन के आसपास जा रही है और जिन भी किसान साथियों के 1509 धान है और उनके 25 दिन से ऊपर तीसरी डोज लगाने का समय है, वो किसान साथी तीसरी डोज में क्या खाद लगा सकते हैं और उन्हें क्या क्या रिजल्ट मिल जाएंगे इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे किसान साथियों ने जिन्होंने 20 से 22 दिन की अवस्था में दूसरी डोज लगा दी है, वो किसान साथी 25 से 28 दिन की अवस्था में तीसरी डोज के लिए जाएं। और 1509 धान में तीसरी डोज लगाना इसलिए भी कंपलसरी होता है कि जैसे खेत में फुटाव अच्छा आने के बावजूद थोड़ा पौधे दूरी पर होने पर फुटाव इतना तो आ गया है कि वो सामान्य फुटाव दिख रहा है, लेकिन जब पौधे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं तो बीच में जगह खाली दिखती है और इस खाली जगह को भरने के लिए हमारे पास में तीसरी डोज का विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी डोज लगाने के बाद में हमें वो जगह 1 महीने के अंदर भर देनी चाहिए, क्योंकि यदि फुटाव हमारा 1 महीने के अंदर पूरा हो जाता है तो हमारे धान की पैदावार जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, यदि आपको अपने धान की फुटाव और पैदावार बढ़ाने हैं तो आप तीसरी डोज के लिए सेलेक्ट कीजिए यूरिया खाद लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 30 किलोग्राम प्रति एकड़। इससे ज़्यादा यूरिया इसलिए नहीं लगाना होता क्योंकि पहली डोज में हम 5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम और 10 किलोग्राम प्रति बीघा तक का यूरिया दे देते हैं, तो ये यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो। और पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पौधे कमज़ोर रहेंगे और नीचे पौधे में फंगस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए पौधे की लंबाई सामान्य रहनी चाहिए ताकि हमारी बालियों पर जोर आ सके और बालियां मजबूत रहें। ये भी हमारे पौधे में फुटाव निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जिसे किसान साथियों को समझना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पौधे की लंबाई को ना बढ़ने दें। इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दूसरी डोज में इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, जो कि ट्राइकोंटेनॉल है, जो कि पौधे की लंबाई को नियंत्रित करके चलता है। और दूसरी डोज में जब लंबाई सामान्य रहती है तो पौधे में फुटाव ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ साथी जो कि दूसरी डोज में ट्राइकोंटेनॉल नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए ट्राइकोंटेनॉल लगाने का तीसरा विकल्प ये होता है कि वो तीसरी डोज में भी ट्राइकोंटेनॉल को मिला के लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें रखने चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूरिया खाद लोगे आप 5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें जो आप दूसरा खाद लेंगे वो होगा फेरस सल्फेट यानी कि हरा कसिस। फेरस सल्फेट कितनी मात्रा हमें लेनी होती है? 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की। इससे ज़्यादा डोज हमें फेरस सल्फेट की डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो दूसरी और पहली डोज हैं वो हमारे खेत में बहुत बड़े स्केल पर काई बना चुकी होती हैं और पानी अच्छे से रुक रहा होता है। जिन खेतों में पानी ना रुक रहा हो उनमें फेरस सल्फेट की मात्रा हम 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम भी कर सकते हैं। इससे हमारे खेत में काई बनाने में बहुत मदद मिलती है। जिन भी किसान साथियों के खेतों में ज़्यादा काई बन रही है, जैसा कि बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे खेत में ज़्यादा काई बन रही है तो इसको कम करने के क्या सॉल्यूशन है। तो और वो पूछना ये भी चाह रहे होंगे फिलहाल में कि वो हरा कसिस या फेरस सल्फेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए, काई आपके खेत में बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बन रही है उससे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पौधे के फुटाव को काई तब परेशान करती है जब पौधा सिंगल या डबल या ट्रिपल फुटाव का चल रहा होता है। और जब पौधे का मुट्ठा बन जाता है, मेढ़ा इतना ज़्यादा हो जाए कि पौधा हमारा सामान्य 8 से 10 पौधे से ज़्यादा की फुटाव में चल रहा हो, तो वहाँ पर काई हमारे पौधे को परेशान नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हरा कसिस या फेरस सल्फेट आप लगा रहे हैं तो वो काई को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम नहीं करेगा, जबकि पौधे के अंदर लौह पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसे पूरा करने का काम करेगा। तो इसमें फेरस सल्फेट आप 5 किलोग्राम लें। काई यदि बहुत ज़्यादा बन रही है तो आपको यहाँ 5 किलोग्राम डोज तो सामान्य रखनी ही है। यदि काई नहीं बन रही है, पानी नहीं रुक रहा है, तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप फेरस सल्फेट ले सकते हैं। इसके साथ में दूसरा साल्ट मिक्स करेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहता है। जिंक सल्फेट बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि जिंक इस अवस्था में हमारे पौधे के लिए क्या काम करेगा, या फिर बहुत सारे किसान साथी ये भी कहते हैं कि हमने तो पहली डोज में या दूसरी डोज में जिंक सल्फेट डाल दिया, तो क्या अब दोबारा डालने की ज़रूरत है? तो देखिए, दोबारा डालने की तो ज़रूरत है, लेकिन यह है कि कम मात्रा आप यहाँ पर जिंक सल्फेट की कर सकते हैं। जहाँ पर आपने 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक पहले डाला है, यहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि जिंक डाल देंगे फेरस सल्फेट के साथ मिलाकर, तो बहुत गजब के काम करेगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट क्या काम करता है ये बात हमें समझनी होगी। देखिए, जैसे कोई भी पौधा है, उस पौधे की पत्तियाँ इस टाइप की चल रही हैं, ठीक है, जैसे कि पत्तियों का गुबार निकल के आता है। पत्तियाँ जब अच्छे से विकसित हो रही होती हैं
उस समय पर पत्तियों की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है पत्तियों की, ये मैटर करती है। जब वनस्पतिक अवस्था में हमारी पत्तियों की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो ये चौड़ाई ऊपर जाकर जब झंडा पत्ता निकलता है तो झंडा पत्ता इतना ही तंदुरुस्त निकलता है बालियों के साथ। तो इसकी जो जर्मिनेशन की समय सीमा होती है वो यही है। यदि आप इस अवस्था में पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ा लेंगे तो ये पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा और इससे आपकी जब बालियां पक रही होंगी उस समय पर भोजन की भरपूर मात्रा इन पत्तियों के अंदर होगी और ये बालियों को बहुत अच्छे और लंबे समय तक मिलती रहेंगी। इससे आपकी बालियों का भराव ज़्यादा अच्छा होगा, दाने में चमक ज़्यादा अच्छी होगी और दाने की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। बाल की लंबाई को भी यहाँ पर बढ़ाने में मददगार जिंक सल्फेट होता है इस अवस्था में, खासकर जबकि पौधे की वनस्पतिक अवस्था चल रही हो। तो देखिए यहाँ पर फुटाव निकालने में जिंक सल्फेट इतना ज़्यादा आपको रिजल्ट दे ना दे, लेकिन आपकी पत्तियों की चौड़ाई बढ़ाने में, पत्तियों की लंबाई को बढ़ाने में जिंक सल्फेट पूरा काम करता है और इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे ज़बरदस्त वाले। हरा कसिस यानी फेरस सल्फेट आपके पौधे की पत्तियों के हरापन के साथ साथ पौधे में फुटाव निकालने का काम भी बहुत अच्छा करता है और पौधे के तने में जितने भी लोह पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी आपूर्ति करने में फेरस सल्फेट यहाँ पर आपको मदद देता है। पत्तियों को कमज़ोर नहीं रहने देता, तना कमज़ोर नहीं होता पौधे का। और यहाँ पर क्या है कि इस अवस्था में अभी पौधा कच्चा है बिल्कुल, आप जब पौधे को निकाल कर देखेंगे तो ये तने के अंदर आप पाएंगे कि यहाँ पर गांठें थोड़ा थोड़ा आकार ले रही होती हैं। जब आप इस अवस्था में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पौधे के तने में गांठ दिखाई देगी। ये देखिए, ये यहाँ पर गांठ है, ठीक है। ये तने की सबसे पहली शुरुआती गांठ है जो कि अब फुटाव के हिसाब से बन रही है ये, ठीक है। आप अपने पौधे में निकाल के देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगी। ये वाली जो गांठ है ये अभी आपके पौधे में बनना स्टार्ट हुई है। अब इस गांठ को मजबूती देने का काम क्या करेगा यहाँ पर फेरस सल्फेट, यानी कि लोह पोषक तत्वों की आपूर्ति होने से इस गांठ को मजबूती प्रदान करने में मददगार होगा लोह पोषक तत्व, ठीक है। तो फेरस सल्फेट आपको तीसरी डोज में सबसे ज़्यादा मदद करता है। दूसरा, पत्तियों का हरापन और पौधे में फुटाव, ये आपके पौधे को फेरस सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट दे देता है। इस अवस्था में आप ह्यूमिक एसिड भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि मिक्स कर देते हैं तो ये आपको और भी लाजवाब रिजल्ट देगा। कैसे कि पौधे की जब फुटाव निकलता है तो पौधे की जड़ों का विकास भी और अच्छा होना चाहिए। ह्यूमिक एसिड आप यदि पहली डोजों में लगा चुके हैं तो ये ह्यूमिक एसिड आपको आधी मात्रा ही देनी है तीसरी डोज के अंदर। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जड़ों का विकास करेगा बहुत तेजी से, और जब जड़ों का विकास होगा तो पौधे में फुटाव निकलने की जितनी भी गुंजाइश है वो अभी अभी पूरी हो जाएगी। दूसरा, पत्तियों में जो हरापन की मात्रा है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, ह्यूमिक एसिड इसका काम करता है। तीसरा पार्ट जो सबसे अहम होता है वो ये कि आपने खेत के अंदर बहुत सारे साल्ट डाले हैं, चाहे वो डीएपी है, चाहे वो दूसरे कोई भी पोषक तत्व हैं, वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रल अवस्था में पड़े हुए होते हैं और इन न्यूट्रल पोषक तत्वों को एक्टिवेट करने का काम भी ह्यूमिक एसिड करता है जो कि पौधे को तेजी से मिलते हैं। तो उन न्यूट्रल पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में ह्यूमिक एसिड सक्षम होता है और पौधे में बहुत तेजी से वो हरापन बढ़ाने में मददगार होता है। तो आप साथियों ह्यूमिक एसिड, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट तीनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। यूरिया खाद 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है प्रति बीघा। 30 किलोग्राम प्रति एकड़ मैक्सिमम ही यूरिया खाद होना चाहिए और आप तीसरी डोज अपने खेत में 25 से 28 दिन की अवस्था में लगा दीजिए 1509 धान का, जहां तक सवाल है, ठीक है। यदि आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि ट्राइकॉन्टेनॉल दूसरी डोज में नहीं डाला है तो ट्राइकॉन्टेनॉल को आप तीसरी डोज में मिक्स कर सकते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जिंक सल्फेट यदि आप दूसरी डोज में लगा चुके हैं तो जिंक सल्फेट को एक बार को आप इग्नोर तीसरी डोज में कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप सिर्फ कॉम्बिनेशन 3 साल्ट का रखिए, चाहे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो या जिंक सल्फेट। फेरस सल्फेट के साथ में ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको बहुत रिजल्ट अच्छे देगा। 30 दिन की अवस्था में यदि आपका ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है तो पौधे भर जाएंगे, पूरा खेत आपको ऊपर से देखने पर नजर नहीं आएगा 30 दिन की अवस्था में। और यदि आपके फुटाव पौधे का इतना अच्छा चल रहा है तो आप यकीन मानिए आपकी पैदावार कम नहीं होगी और पौधे में कीटनाशक दवा
यदि समय पर न लगा पाए हों 15 से 18-20 दिन की अवस्था में, तो कीटनाशक दवा के लिए कोराजन प्लस पिप्रोनिल का स्प्रे करना बिल्कुल न भूलें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्प्रे समय पर कर देते हैं तो कीड़ा आपके पौधे को परेशान नहीं करेगा। इससे आपके पौधे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।